हाँ जी, सेकंड पार्ट जो है विद्युत धारा का वो आज हम शुरू करेंगे। काफ़ी टाइम बीच में गैप रह गया 4 दिन का, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज है और कुछ कई तरह की प्रॉब्लम चल रही है। लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें भी नहीं मिलती जल्दी से। माइक वगैरह मिल जाता तो फिर अपने कोशिश ये होती कि भैया वाइट बोर्ड पे अपने स्टार्ट करते, पर जब तक नहीं हो रहा तब तक ये कैरी ऑन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो शायद कल या परसों आ जाए। तो ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि विद्युत परिपथ का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। तो वो हमने उसका जो प्रूफ है वो पढ़ा था। आज अपने उसको थोड़ा और आगे डिटेल में लेके चलेंगे। तो जो ओम का नियम है बेसिकली, वो ओम का नियम बड़ी एक सरल बात बोलता है क्या, कि भी ओम का नियम ये कहता है कि अगर कोई परिपथ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो अपने पास में कोई एक बेसिक परिपथ है, ये कोई प्रतिरोध लगा हुआ। हालांकि अब प्रतिरोध के बारे में पढ़ा नहीं है, पर 10वीं के अंदर हमने इसके बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी हमें है। और इस तरीके से इसको एक कोई सोर्स या फिर अपने पास में कोई भी तरह की बैटरी या सेल है, उसे कनेक्ट करवा दिया। तो अब ये कोई प्रतिरोध है, मान लो कि ये 1 ओम का प्रतिरोध है। तो ये नियम बेसिकली कहता क्या है कि अगर किसी चालक या कोई भी किसी भी तरह का कोई पदार्थ हो, चालक पदार्थ, तो उसके सिरों पे जो विभवांतर लगाया है वो, अब जैसे मान लो अपने इसके सिरों पे ये बैटरी के थ्रू वोल्टेज लगा रहे हैं। जैसे मान लो ये 2 वोल्ट है, तो ओम का नियम हमने पढ़ा था क्या, कि V समानुपाती आई। ये 10वीं में पढ़ा हुआ कि V बराबर क्या होता है, IR। तो अभी इस स्थिति में इसमें जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी, वो बहेगी 2 वोल्ट। इसमें जो है वो विद्युत वाहक बल लगाया हुआ है, 1 ओम का प्रतिरोध है, तो इसमें बेसिकली 2 एम्पियर धारा बहेगी। तो ओम का नियम क्या कहता है कि भाई जो वोल्टता है और वो जो धारा है, ये वोल्टता धारा के क्या होती है, समानुपाती। अब जैसे ही हम लोग 2 वोल्ट से 4 वोल्ट करेंगे, वैसे ही क्या होगा, अब आप खुद देखो। अगर ये फॉर्मूला वापस अपने लगाएं तो V बटा में R क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। यानी कि अगर किसी भी चालक के सिरों पे जो विभवांतर लगाया है वो हम लोग बढ़ा दें तो धारा भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। तो ओम का नियम सिर्फ यही कह रहा है। और इसके साथ में सबसे मेन चीज जो है वो क्या है, कि ओम का नियम ये कहता है कि चालक की जो स्थिति है, यानी कि चालक की जो भौतिक अवस्था है, चालक की भौतिक अवस्था का मतलब क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज है कि चालक की भौतिक अवस्था क्या रहे, अपरिवर्तित। अब चालक की भौतिक अवस्था का मतलब क्या है, कि वो उसकी जो लंबाई है वो, उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो, उसका जो टेम्परेचर है वो, ये सारी चीजें जो अगर चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई इस स्थिति के अंदर जो वोल्टता है वो धारा की क्या होगी, समानुपाती। अब अगर मान लो इसको ध्यान से अगर देखें अपने, तो V जब I के समानुपाती है तो इनके बीच में अगर अपने ग्राफ खींचें, V और I के बीच में ग्राफ खींचें, तो जब समानुपाती है तो सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ये जो इनका जो वोल्टता और धारा के वक्र का जो ढाल है, ये ढाल जो होगा ये अपने को क्या बताएगा, रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा। तो ये अगर समानुपाती का चिन्ह हटा लें, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो इसकी जगह क्या आएगा, आर। ये आर क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। ये समानुपाती स्थिरांक है। या यूं कह दो कि अगर किसी भी चालक तार के प्रतिरोध की बात करें तो वो क्या होगा, उस समय उसमें बहने वाली धारा और वोल्टा को ले लो, तो जो वोल्टा और धारा का जो अनुपात है इसको क्या बोलेंगे अपने, प्रतिरोध। अगर चालक की भौतिक अवस्था चेंज नहीं हो रही है तो ये आर का मान है वो उस दिए गए चालक के लिए क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो जो ये वी आई वक्र है इसका जो ढाल है, या और ढाल कैसे निकालते हैं, ढाल ऐसे निकालेंगे कि मान लो हमने 2 अलग अलग वोल्टा ले ली, एक ये ले ली और एक ये ले ली, ये V1 और ये V2। इस V1 पे जो धारा का मान है, ये धारा एम्पियर में ले रहे हैं अपना, और ये वोल्ट था, मतलब इसका V का जो मात्रक वो क्या होता है, वोल्ट। तो ये I1 और ये क्या है, I2। तो जो वोल्टेज में डिफरेंस आया है, उस वोल्टेज में डिफरेंस या उस वोल्टा में परिवर्तन के सापेक्ष जो I में परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, I2 माइनस I1। और V में जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, V2 माइनस V1। तो ये जो थीटा है अगर अपने देखें, तो अगर ये कोण थीटा तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ये डेल्टा V और ये डेल्टा I।
तो ये थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या होगी, आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बटा में डेल्टा आई। अगर मान लो अपने आई को यहाँ ले लें और वी को यहाँ ले लें, तो फिर इसको क्या शो करेगा, वो कोट थीटा जो होगा वो शो करेगा। या फिर अगर टेन थीटा लिया तो वो डेल्टा आई बटा में डेल्टा वी हो जाएगा, वो अंडरस्टूड है। अगर वी को आपने यहाँ लेने के बजाय यहाँ ले लिया और आई को यहाँ ले लिया, तो ये फिर कोट थीटा बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा आई हो जाएगा। या फिर अपने कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर डेल्टा आई बटा डेल्टा वी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हम लोग जो है वो किस चीज़ को कहाँ ले रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे, एक सेकेंड, ये इसके सामने हो गया डेल्टा आई और ये क्या हो गया डेल्टा वी, तो ये लंब हो गया डेल्टा आई और ये हो गया डेल्टा वी। तो ये एक बटा में आर बराबर क्या आ गया, टेन थीटा। और कोई कहे जी टेन थीटा बराबर आर लेना है, तो आपने वी को यहाँ ले लेना और आई को यहाँ ले लेंगे। वो समझने वाली बात है, बस छोटी सी सिंपल सी एक चीज़ है कि एक्स अक्ष पे आपने क्या लिया, वाई अक्ष पे क्या लिया, उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं आर का मात्रक। तो आर का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो मान लो तार की लंबाई, मान लो मेरे पास में ये तार है, इस तार की लंबाई है फिलहाल 5 सेंटीमीटर, और अगर मैं तार की लंबाई जस्ट इसकी डबल कर दूं तो प्रतिरोध भी उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि आर जो होता है वो लंबाई का क्या होता है, समानुपाती। और अगर मैं तार को क्या ले लूँ, मोटा, आपने गौर किया होगा घरों में जितने भी हैवी लोड वाले इक्विपमेंट्स है, चाहे मोटर हो चाहे एसी हो, उनमें जो वायर यूज होती है वो वायर मोटी होती है। मोटी वायर रखने का लॉजिक ये होता है कि अगर तार मोटी होगी तो उसका अनुप्रस्थ काट ज्यादा होगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम। आगे अपने पढ़ेंगे, वैसे आपने जूल का नियम पढ़ा हुआ 10वीं में कि एच जो है वो समानुपाती आई स्क्वायर आर होता है, और टी भी आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रतिरोध बढ़ने पे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ज्यादा होती है। अपने ये चाहते हैं कि भाई आर जो है वो क्या हो, कम हो। आर कम हो ताकि ऊष्मा कम पैदा हो और उसकी वजह से किसी भी तरह का कोई आग वगैरह ना लगे। तो आर को कम करने के लिए तार की मोटाई को बढ़ा देना चाहिए। जहां भी ज्यादा लोड होगा वहां पे तार की मोटाई को बढ़ाएंगे, यानी कि आर जो होगा वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों चीजों को अगर अपने मिला दें तो क्या होगा, आर समानुपाती एल बटा ए। और अगर इस समानुपाती के चिन्ह को भी हटा दें तो क्या बनेगा, आर बराबर रो एल बटा में ए। अब ये नई चीज आ गई है रो। तो ये रो क्या चीज है वो देखते हैं अपने। तो रो बेसिकली है क्या, रो भी एक तरह का स्थिरांक है। तो ये रो जो है, ये रो बताता है विशिष्ट प्रतिरोध को, या आपने इसको बोल सकते हैं प्रतिरोधकता। अब भाई इसको अगर अपने समझना चाहें कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना है तो बड़ा सिंपल सी चीज है क्या, कि जैसे मान लो अपने किसी दुकान पे गए, उस दुकान पे कोई चीज खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मान लो चीनी खरीदनी है अपने। तो चीनी जो है, दो चीजें हैं, एक तो होता है उसका जो प्राइस है वो क्या है। प्राइस का मतलब है कि वो किस भाव आ रही है, वो तो भाव उसका क्या है। तो अब मान लो 40 रुपए किलो आ रही है। अब आप चीनी को 2 किलो लो, 3 किलो लो, 4 किलो लो, जो प्रति किलोग्राम जो उसका मूल्य है वो निश्चित हो गया क्या, कि 40 रुपए 1 किलो के लगेंगे। अब किसी भाई ने 1.5 किलो ली, किसी ने 2.5 किलो ली, किसी ने 3 किलो ली, तो उसी अनुपात में इससे गुणा करके अपने उसका उस टाइम पे जो पैसे बनेंगे वो दे देंगे। अब ठीक वैसी रो है। रो क्या है, रो को ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे क्या लिया था, आर बराबर रो एल बटा ए। तो रो जो है वो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एल। यानी कि अगर एल का मान 1 मीटर हो, ए का मान 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो रो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। यानी कि 1 मीटर लंबाई की तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उस तार का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। यानी कि एक तरीके से ये जैसे तांबा है, अब तांबा आप 1 मीटर लो, 10 मीटर लो, 20 मीटर लो, 50 मीटर लो, उसकी प्रतिरोधकता क्या रहेगी, सेम रहेगी अगर टेम्परेचर सेम है तो। और आर जो होगा वो उस तार की लंबाई के हिसाब से, अगर लंबाई ज्यादा ले ली तो बढ़ जाएगा, लंबाई कम ले ली तो घट जाएगा। यानी कि रो जो है वो इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो उस धातु का तार है
उसके प्रतिरोध के बराबर होगा, यानी कि ए बराबर 1 और एल बराबर 1 करते हैं अपने, तो रो बराबर क्या आ जाएगा आर। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है रो का, वो क्या बनेगा? अब देखो आर का मात्रक क्या होता है? ओम। ए जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और बट्टा में लंबाई है तो इसका क्या हो गया? ऐसा ही मात्रक मीटर। तो यानी कि ओम इंटू मीटर जो है वो रो का ऐसा ही मात्रक हो गया। और रो का अगर विमीय सूत्र की बात करें अपने, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? आप खुद सोचो। अपने को पहले आर का विमीय सूत्र चाहिए। आर का विमीय सूत्र होगा तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आर का विमीय सूत्र ज्ञात करना बहुत आसान है। कैसे? कि आर बराबर क्या होता है? वी बटा में आई। वी क्या है? वोल्टा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से ही। ये इकाई आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य है। और अगर ये विभवांतर है तो इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो ये वी जो है बेसिकली क्या है? कार्य बटा में आवेश। डब्ल्यू का क्या होता है? कार्य है तो m1l2 t-2। और बटा में क्यू का क्या बनेगा? a1 t1। तो ये जो है ये बन जाएगा m1l2 t-3 a-1। ध्यान दें कि ये v का है अभी। अब ये v का है, अगर r का निकालना तो बटा में i भी आना चाहिए। तो i का मतलब क्या? a1। यानी कि r का जो अपने पास में v में सूत्र आया वो क्या है? m1l2 t-3 a-2। ये r का आ गया मात्रक अपने पास विमीय सूत्र। तो r का विमीय सूत्र है। अब इसमें अगर ओम इंटू मीटर है, ओम इंटू मीटर है तो खाली L1 और मिलाना पड़ेगा, तो ये रो बन जाएगा। कितना? m1l3 t-3 a-2। बाकी आप लोग चेक करके देख लेना, लगभग इतना ही आना चाहिए। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा अभी तक? प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है। अच्छा, प्रतिरोध का अगर वैसे पूछे कि प्रतिरोध का अर्थ क्या है, भाई प्रतिरोध का सिंपल सा अर्थ है, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, बाधा। किस में बाधा? धारा प्रवाह में बाधा। अब धारा अगर प्रवाहित हो रही है किसी परिपथ में और उसमें जो बाधा उत्पन्न होगी वो बाधा क्या कहलाएगी? प्रतिरोध। अब सोचने वाली बात है कि भाई बाधा आएगी क्यों? अगर कोई पूछ ले कि भाई क्यों आएगी बाधा, तो उस चीज के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। चालकों में जो धारा बहती है वो बहती है किसके कारण? इन इलेक्ट्रॉनों के कारण। और जब अपने इसको किसी भी तरह की कोई बैटरी वगैरह से जोड़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लगातार संघट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये संघट किससे करेंगे? आयनों से। तो आयनों से जब संघट करेंगे तो उन संघट के कारण एक तरीके से क्या हो रही है? बाधा। अब मान लो आपको किसी गली में से गुजरना हो और उस गली में लगातार लोग आते जाते धक्का दे रहे हैं आपको, तो आपकी गति में बाधा होगी कि नहीं होगी? बस वही चीज है। तो इस बाधा को या इसको जो भी यहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? प्रतिरोध। अब प्रतिरोधों का संयोजन सबसे सिंपल टॉपिक, और पेपर में तो आ जाए तो भाई लड्डू है, सीधी सी बात है। बाकी इतना आसान सीधा सरल प्रश्न अगर आता नहीं है, आ जाए फिर भी चलो कोई नहीं। तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से हो? तो संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अब मान लो मेरे पास में कोई रस्सी पड़ी है 3 मीटर की, एक 2 मीटर की, एक 1 मीटर की। अब इन रस्सियों को मेरे को 5 मीटर की एक रस्सी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इन दोनों को जोड़ लूंगा आपस में। 6 मीटर की चाहिए तो इसको भी साथ में जोड़ लूंगा। तो संयोजन किस लिए किया जाता है? कि भाई जो एक आवश्यक मान का प्रतिरोध है वो प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोधों को आपस में संयोजित करते हैं। तो ये संयोजन जो है ये बेसिकली कितने तरह का है? दो दो प्रकार का है ये। तो दो प्रकार का संयोजन कौन कौन सा है? 10th में आपने पढ़ा हुआ है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है, नाम से पता चला, श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला, सीरीज। जब अपने प्रतिरोधों को इस प्रकार से, ये प्रतिरोध को व्यक्त करने का तरीका है, इस तरीके से अपने उनको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जोड़ते हैं, तो ये जो है ये क्या कहलाता है?
श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें जो तुल्य धारा है, तुल्य प्रतिरोध है, वो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ये हमने 10th में देखा हुआ है। अब जो चीज ध्यान रखने वाली वो क्या है कि श्रेणी क्रम अगर परिपथ है और धारा चाहे एसी नेचर की हो चाहे डीसी नेचर, यानी कि चाहे दिष्ट धारा हो चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो, श्रेणी क्रम में चाहे जितने मर्जी अवयव लगा दो, चाहे जितने मर्जी प्रतिरोध लगा दो, सब में जो धारा है ये इन सब में से जो धारा गुजरेगी वो धारा क्या गुजरेगी, सेम। इससे भी आई धारा जाएगी, इससे भी आई, इससे भी आई। यानी कि अगर यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, हालांकि घरों के अंदर जो अपने कॉम्बिनेशन है वो कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लेते। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लोगे तो जो कम लोड वाली चीजें हैं वो खराब हो जाएगी आपकी। अब एसी की सीरीज में अगर आपने बल्ब लगा लिया तो बल्ब हाथों हाथ आपका फ्यूज हो जाएगा। टीवी एलईडी लगा दिया तो आपका 30,000 का नुकसान हो जाएगा। सीरीज में कभी नहीं लगाते। घरों में जो संयोजन होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन कहाँ होता है, आपने दिवाली के टाइम पे जो चाइनीज लड़ियां आती थी, अब की बार मत खरीदना, अब ये सारी लड़ियों में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, जैसे ये लड़ियां हैं। अब इसमें से अगर एक बल्ब खराब हो गया तो ये सारी की सारी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अगर मान लो मैं इसको यहां से कट कर दूं, तो अब जब ये कट होगी तो परिपथ ही पूरा नहीं होगा, परिपथ पूरा नहीं होगा तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सब में समान धारा बहती है, और अगर कहीं से भी सर्किट अगर कट गया या कहीं से ओपन हो गया तो इसका मतलब है कि इसमें धारा नहीं बहेगी। तो हर एक में धारा क्या बहेगी, सेम। अब जरा ये देखो ओम के नियम से, ये पहला प्रतिरोध है, इस पर वोल्टेज कितना होगा, IR1। दूसरे पे कितना होगा, IR2। तीसरे पे कितना होगा, IR3। अब टोटल वोल्टेज जो होगा इन तीनों पे, वो बैटरी जो वोल्टेज दे रही है पीछे से उतना ही होगा। अब दरअसल वोल्टेज या विभवांतर क्या होता है, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो एक कार्य है, तो ये कार्य अदिश राशि है, तो सभी कार्यों का योग है वो कुल कार्य का बराबर होना चाहिए। तो V बराबर क्या होना चाहिए, तीनों पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसके बराबर। तो V1 कितना हो गया, IR1। V2 कितना है, IR2। और V3 कितना है, IR3। अब इन सारों में I जो है वो क्या आ गया, कॉमन। आपसे कोई पूछ ले कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन है वो कहाँ उपयोग में आता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन है वो वहां उपयोग में आएगा जहां पे अपने को परिणामी प्रतिरोध बढ़ाना हो। परिणामी प्रतिरोध को बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम संयोजन आएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में सारे के सारे प्रतिरोध है वो आपस में जुड़ जाएंगे। धारा का मान एक समान रखना हो तो भी कौन सा लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या रहता है, एक समान। और ये जो घरेलू परिपथ है वो हमेशा समांतर क्रम संयोजन में होता है, श्रेणी में कभी भी नहीं होता, ध्यान रख लेना इस चीज का। तो अगला है अपना समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इस तरीके से सारे के सारे प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ेंगे। आप ये समझ लो सबके हाथ एक जगह जोड़ दिए और सबके पैर एक जगह जोड़ दिए। तो समांतर क्रम संयोजन क्यों यूज में लेते हैं, जब अपने को सब जगह सेम वोल्टेज चाहिए। अच्छा, वोल्टेज सेम क्यों चाहिए, ये सब कहते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज सेम है। अब आपको सोचना चाहिए कि भाई क्यों होता है, तो इसका कारण जो है वो हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। अब आप सोचोगे 11th में तो करंट कहीं था ही नहीं, तो कहाँ पढ़ा था, तो उसके पीछे की जो अप्रोच है वो ये है कि आप ये देखो कि सारे प्रतिरोध का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। अब यहां से धारा जो जाएगी, यहां से जो धारा जाएगी, यहां से जो धारा जाएगी, वो अलग अलग जाएगी। अब आपको कहेगा कि जी अलग अलग क्यों जाएगी, तो उसका कारण बताऊंगा मैं। सबसे पहले वोल्टेज की बात कर लेते हैं। वोल्टेज के बारे में हमने क्या कहा था कि भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब क्योंकि ये पॉइंट सेम है और यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो विद्युत बल के विरुद्ध हो रहा है, या यूं कह दो विद्युत बल के द्वारा हो रहा है, तो विद्युत बल जो है वो है संरक्षी बल। संरक्षी बल का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा किया गया कार्य, जिसके द्वारा किया गया कार्य
किस पे निर्भर नहीं करता, पथ पे निर्भर नहीं करता, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे डिपेंड करेगा। अब ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, अब चाहे यहां से होके जाओ, चाहे यहां से होके जाओ, चाहे यहां से होके जाओ, कहीं से भी होके जाओ, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु सेम है, यानी कि किया गया कार्य भी सेम होगा। और किया गया कार्य यानी कि क्या चीज, विभवांतर। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर सेम रहना चाहिए, चाहे यहां से जाओ, चाहे यहां से जाओ, चाहे यहां से जाओ। इसलिए किया गया कार्य सेम है, यानी कि विभवांतर सेम है। अब इस पे भी वी वोल्टेज, इस पे भी वी वोल्टेज। जब वी वोल्टेज तीनों पे है, प्रतिरोध तीनों को अलग अलग है, तो धारा अपने आप अलग होगी, होगी कि नहीं होगी। यानी कि आई क्या है, वी बटा में आर, वी सेम है, आर वन वी सेम है, आर टू वी सेम है, आर थ्री। तो भैया ये आई वन होगा, फिर ये आई टू होगा, ये आई थ्री होगा। तो यहाँ पीछे से धारा आई आई, ये आई वन, ये आई टू, ये आई थ्री। तो आई बराबर क्या हो गया, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार नोट्स में नहीं लिख पाई जाती, आप लोग ध्यान रख लिया करो कि भाई कहाँ पे क्यों कैसे हुआ। और अपने क्वेश्चन वगैरह हो तो वो कमेंट में डाल दिया करो, कम से कम वहां तो रिप्लाई हो ही सकता है, बाकी जगह तो नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लग जाए पर जवाब जरूर आएगा। तो आई बटा वी हो गया, यानी कि एक बटा में आर। अब ये आर जो है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आर भी लिख सकता हूं मैं इसको। तो इस तरीके से परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। तो ये है समांतर क्रम संयोजन। और ये किताब में शायद बाद में कराया हुआ है, पर मैंने नोट्स के अकॉर्डिंग करवाया, तो अगर इनमें पहले करवा दिया इसलिए इसमें भी पहले करवा दिया। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे अपने, देखते हैं उसमें क्या कुछ करना है। तो एक क्वेश्चन है जो आपको नोट्स में भी दे रखा है, शायद बुक से उठाया हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि बिंदु ए व बिंदु सी के मध्य ये गलती से तुल्य धारिता किसी बच्चे ने लिखा है, आप तुल्य प्रतिरोध कर लेना, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। जो बच्चा 10th में अच्छे तरीके से पढ़ गया है उसने शायद वैसे भी कर लिया होगा ये। जैसे मान लो ये एक प्रतिरोध है 2 ओम का, ये 4 ओम, ये ऐसे ही बन गया, चलो कोई नहीं, ये 4 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी। तो परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे कि भाई 4 ओम और 2 ओम, 4 और 4 ओम ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। अगर सीरीज समांतर का पता कैसे चलेगा, आप ये देखो कि ये दो प्रतिरोध है, इस श्रेणी में एक ही शर्त पे हो सकते हैं, अगर इनके बीच में कोई तीसरी तार नहीं आ रही है। मान लो इनके बीच में और कुछ है ही नहीं, यही अगर मान लो मैं यहाँ से ब्रांच निकाल दूं तो ये दोनों अब सीरीज में नहीं होंगे। तो ये दोनों समांतर क्रम में है, फिक्स है। कैसे कि भाई इनके हाथ और पैर दोनों एक जगह बंधे हुए हैं। तो इनका परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे भाई, एक बटा आर बराबर एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू, यानी कि एक बटा चार प्लस एक बटा चार, और ये हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। तो इसका जो मान है वो आ गया अपने पास में 2, यानी कि इनकी जगह मैं एक सिंगल प्रतिरोध लगा सकता हूँ 2 ओम का। अब ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। तो ये श्रेणी क्रम में, तो इनका जो नेट ए और सी के बीच का परिणामी है वो क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में तो इस तरह का क्वेश्चन आने की गुंजाइश ना के बराबर है। उसके बाद ओम के नियम की व्युत्पत्ति है, वो मैंने पहले ही करवा दी आपको। अब बात करते हैं भी ताप से प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल और कॉमिक वे में अपने समझेंगे कि भाई तार जो है उस पे उसकी प्रतिरोधकता पे टेम्परेचर का फर्क क्या पड़ता है। अब आप एक सिंपल सी चीज देखो कि मेरे पास में
सबसे पहले अपने चालकों की बात कर लेते हैं एक बार कि चालकों की ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो ये चालक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि V बराबर I इंटू एल बटा ए एम ई बटा में एन ई स्क्वायर टू, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब मैंने ये कहा था कि भाई ये तो सारे फिक्स थे, तो मैंने ये कहा था कि V समानुपाती I हो गया। अब जो सोचने वाली बात है वो क्या है, ये देखो कि V बराबर क्या होता है आई आर, यानी कि ये R जो है ये एल बटा ए एम ई बटा एन ई स्क्वायर टू हो गया। टो क्या था विश्रांति काल, ई क्या था इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एन था प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये एम के पैरों में ये है, ध्यान रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर इसको मैं ध्यान से देखो तो आर बराबर क्या था रो एल बटा में ए, तो एल बटा ए तो यहाँ पड़ा है, कंपेयर कराओ तो ये रो जो है ये किसके बराबर है एम ई बटा में एन ई स्क्वायर टू। ध्यान देना ये ई इसके पैरों में है। तो अब बात सारी की सारी है टेम्परेचर का। अब देखो अगर ताप बढ़ेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चालकों के लिए किसी के लिए नहीं फर्क पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन के आवेश पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि सारा जो गेम है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर के बढ़ते ही जो इनके बीच में जो टक्कर है, अब एक चीज गौर करना, जब हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं उस टाइम पानी के अंदर जैसा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके अणु इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके बीच में जो संघट है, इनके बीच में जो टक्करें हो रही है वो क्या होगी और जल्दी होना शुरू हो जाएगी। यानी कि विश्रांति काल टो के मान में क्या आ जाएगी कमी। हालांकि चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर टो के मान पे फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ते ही टो के मान में क्या हो जाएगी कमी। जैसे ही टो कम होगा वैसे ही रो बढ़ जाएगा। यानी कि चालकों की प्रतिरोधकता जो है वो तापमान बढ़ने पे बढ़ती है। अब सुनो रो टी बराबर, अच्छा इनके बीच का रिलेशन क्या है, इसका प्रूफ नहीं है हमने सिलेबस में, कि ये मान लो 0 डिग्री पे 0 पे टेम्परेचर है और ये टी ताप पे टेम्परेचर है 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट, ये रिलेशन है। अब इसके बाद में देखो आपको कि ये जो सूत्र है, इस सूत्र में रो टी जो है वो है टी ताप पर प्रतिरोधकता, रो नोट है वो है टी नोट ताप पर प्रतिरोधकता। अल्फा जो है वो समझने वाली चीज है कि अल्फा क्या चीज है। अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक, रट्टा मारने से काम चलेगा नहीं। ये प्रतिरोध ताप गुणांक जो है ये है क्या, ये कहता है कि मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ताप बढ़ाएं, कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अगर अपने ओपन करें तो रो टी बराबर रो टी माइनस रो नोट बटा में क्या आएगा रो नोट टी माइनस टी नोट बराबर अल्फा। तो इकाई टेम्परेचर यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर जो पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन आएगा, जो पदार्थ की प्रतिरोधकता में रो नोट बेस पे जो चेंज आ रहा है उसको क्या बोलेंगे अपने अल्फा। तो ये प्रतिरोधकता का अंतर, एक प्रतिरोधकता और ये भी प्रतिरोधकता, तो इनका मात्रा कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो बचा है वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो अल्फा जो है उसका मात्रक क्या होगा केल्विन इनवर्स। तो केल्विन इनवर्स जो है वो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मात्रक है। जितना प्रतिरोध ताप गुणांक कम होगा उतना ही ये माना जाएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पे तार की प्रतिरोधकता में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। तो ये ये जो आज के लिए बेसिकली है वो इतना ही है। कल वापस से अपने इसको स्टार्ट करेंगे, कल या परसों में नया जो वीडियो है वो आएगा। जितना हो सकता है आप इसको आगे शेयर करें ताकि जो भी बच्चा घर पे बैठा है उसका ये टाइम जो है वो ख़राब नहीं हो। एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, चाहे आपकी क्लासें लेट स्टार्ट हो चाहे पहले, पर एग्ज़ाम आपके अगले साल फिक्स है कि मार्च में ही होंगे। तो जहाँ तक हो सके आप समय का सदुपयोग करें, व्यर्थ में बिना वजह अपना जो टाइम है वो ख़राब ना करें आप। बाकी
आपके पास नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे हर चैप्टर के, हर तरीके से। आप जो ग्रुप बनाया हुआ है उसके अंदर आप अपना मैसेज डाल सकते हो, इसमें जो नीचे कमेंट है उसमें डाल सकते हो आप। मेरे नंबर बकायदा सर ने डाल रखे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप क्वेश्चन अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हो। आप खाली ना बैठें, जितना हो सके आप पढ़ ले। क्लास में जितना 2 घंटे में कराते हैं उतना मैंने कोशिश की अभी 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो में समेट दें अपने। तो ये चैप्टर लगभग 2 वीडियो और इसके आएंगे, तो 2 वीडियो में लगभग ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ये। तो कोशिश यही है कि जब तक नहीं लग पा रही है ऑफलाइन क्लासेस तब तक ऑनलाइन आपको अवेलेबल करवाया जाए। थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं तो उस वजह से दिक्कत आ रही है, कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी निपटा लें। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक। जहाँ तक हो सके आप लोग घर पे पढ़ाई करें, खाली ना बैठें, क्योंकि वक्त दोबारा नहीं आएगा। या आप इसको आप चाहो सदुपयोग कर लो, चाहो आप इसका दुरुपयोग कर लो। ठीक है जी। बाकी एक क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने पूछा था कि भाई होल क्या होते हैं। तो बेसिकली होल जो है, होल क्या चीज़ है वो ज़रा समझ लो आप। कि ये मान लो सिलिकॉन का परमाणु है, और सिलिकॉन का परमाणु है, इसकी 4 वैलेंसी होती है जैसे कार्बन की होती है। तो ये सिलिकॉन का जो ये बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अब ताप की वजह से या किसी वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से सहसंयोजक बंध तोड़ के चला जाएगा तो यहाँ खाली जगह बच जाएगी। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? होल। अब इसको भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हो गया लैटिस स्ट्रक्चर में घूमने के लिए, जालक संरचना में घूमने के लिए, ये होल बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये यहाँ तो वैकेंसी जो थी वो खत्म होगी, यहाँ होल बन जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाता है तो वो जगह क्या हो जाती है? प्लस। तो ये धनावेशित कण की भांति व्यवहार करता है। तो होल या कोटर एक धनावेशित कण की तरह भांति व्यवहार करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ अर्धचालकों में देखने को मिलता है, चालकों में देखने को नहीं मिलता। अब ये क्यों है, ये इस पर बकायदा एक पूरा चैप्टर है, अपने इसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक।